हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। मैं सीएफसीए में देबाशीष गोस्वामी आपका स्वागत करता हूं दिसंबर 2024 सीएमए फाइनल के डायरेक्ट टैक्स के अमेंडमेंट में। किसमें? डायरेक्ट टैक्स के अमेंडमेंट में। जी हाँ, आपने सही सुना। इंस्टीट्यूट ने ये 12 पेज का सप्लीमेंट्री अनाउंस किया हुआ है जिसके अंदर अमेंडमेंट्स कवर्ड हैं। लेकिन अगर मैं आपको सच्चाई से बताऊं तो सिर्फ ये 12 पेज का अमेंडमेंट नहीं है, अमेंडमेंट इससे ज़्यादा है। इंस्टीट्यूट ने कुछ चीज़ों को अमेंडमेंट में डाला ज़रूर नहीं है, पर क्या पता इंस्टीट्यूट पूछ दे। तो जहां मुझे लगता है कि अमेंडमेंट डायरेक्ट टैक्स के प्रोविजंस में आया है पर इंस्टीट्यूट ने नहीं डाला है, मैं उन चीज़ों को भी कवर करने वाला हूँ। यानी मैं थोड़ी एक्स्ट्रा चीज़ों को कवर करूँगा। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, मैक्सिमम 15 से 20 मिनट का ये वीडियो होगा। जल्दी से देखते हैं और शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो अमेंडमेंट आया है दोस्तों, सबसे पहला जो सबसे बड़ा अमेंडमेंट आया है वो आया है इन रिलेशन टू द ट्रस्ट। इन रिलेशन टू व्हाट? ट्रस्ट। तो ट्रस्ट के अंदर बड़े बड़े अमेंडमेंट आए हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि लगभग लगभग आप मान के चलिए कि ट्रस्ट का क्वेश्चन अब आना पक्का हो गया है। आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि ट्रस्ट के अंदर सेक्शन नंबर 11(5) मोड्स होते थे, जिसमें एक ट्रस्ट को इन्वेस्टमेंट करना पड़ता था। एक ट्रस्ट को जितना भी पैसा मिला है, अगर वो 11(5) मोड में इन्वेस्ट नहीं कर रहा है तो हम ये मान लेते थे कि उसकी फिर इनकम है और उसके ऊपर उसको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। दैट मीन्स कि ट्रस्ट को 11(5) के अंदर इन्वेस्टमेंट करना लगभग कंपलसरी है। ठीक है, अगर उसने नहीं किया तो वो उसकी इनकम मान ली जाएगी। तो भाई तुम 11(5) के मोड में इन्वेस्टमेंट करो। ठीक है, तो सर इसमें अमेंडमेंट क्या है? अमेंडमेंट ये है दोस्तों कि इसके अंदर एक नई चीज आ गई है, एक नया एंट्री आ गया है, दैट इज पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये नाम बस आपको याद रखना है। अब अगर कोई ट्रस्ट है, कोई मंदिर है, कोई गुरुद्वारा है, कुछ भी है, अगर इस पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में पैसा डाल दिए तो ये मान लिया जाएगा कि जितना पैसा मिला वो पैसा जो है वो सही जगह पे इन्वेस्ट हो गया है। इफ दिस क्लियर एवरीवन? तो ये था हमारा पहला सा छुटकू सा अमेंडमेंट। दूसरा है टाइम लिमिट ऑफ एप्लीकेशन को लेकर अमेंडमेंट। टाइम लिमिट ऑफ एप्लीकेशन, आपको मालूम है एप्लीकेशन देना रहता है। अब ध्यान से सुनिए, एप्लीकेशन का टाइम लिमिट में ऐसा है कि अगर आपने ट्रस्ट को अभी अभी कमेंस किया है, पहली बार शुरू किया है, तो 6 महीने के अंदर अंदर आपको एप्लीकेशन दे देना है। कितने महीने के अंदर एप्लीकेशन दे देना है? 6 महीने के अंदर। गॉट इट एवरीवन? दूसरा, अगर आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी मिल चुका था, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आपको 3 साल का प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिला हुआ है, तो ये बोला गया है कि बिफोर एक्सपायरी ऑफ दैट पीरियड, बिफोर एक्सपायरी ऑफ दैट पीरियड, 6 महीना बिफोर एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ आपको एप्लीकेशन दे देना है। कहने का मतलब 6 मंथ बिफोर एक्सपायरी बोलना चाहिए, मुझे लगता है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 6 मंथ बिफोर एक्सपायरी आपको एप्लीकेशन दे देना है। इसका मतलब क्या हुआ? 3 साल का आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन दिया गया है, आपका 3 साल बाद यानी एक्सपायर हो जाएगा 3 साल से 6 महीना पहले, यानी कि आपको 2.5 साल से 3 साल के बीच के पीरियड में एप्लीकेशन दे देना है। कौन सा वाला एप्लीकेशन? फाइनल का एप्लीकेशन। कौन सा वाला? फाइनल का एप्लीकेशन। आई अगर ये नहीं दिख रहा होगा तो अब आपको दिख जाएगा। तो टाइम लिमिट ऑफ एप्लीकेशन, कमेंसमेंट अगर आपने अभी अभी किया है तो उसके 6 महीने के अंदर, और अगर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन अगर आपको मिल गया है तो एक्सपायरी होने के, उस प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के एक्सपायरी के 6 महीने के पहले आपको फाइनल का एप्लीकेशन देना पड़ेगा। इफ दिस क्लियर दोस्तों? तीसरा सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट, इंटर स्टेट डोनेशन, इंटर ट्रस्ट, माफ कीजिएगा, इंटर ट्रस्ट डोनेशन। पहले क्या होता था कि अगर एक ट्रस्ट ने, मान लीजिए ए ट्रस्ट ने अगर बी ट्रस्ट को कुछ 100 रुपए डोनेट कर दिए, तो ऐसे केस में मान लिया जाता था कि ए ट्रस्ट ने अपना जितना भी उसको मिला, मान लेते 200 रुपये उसको मिला, 200 रुपये उसकी इनकम थी। ठीक है, उसकी 200 रुपये इनकम थी, मान लिया जाता है कि उसने अप्लाई कर दिया। अप्लाई मतलब सही जगह पैसा लगा दिया। कितना? 100 रुपये। बचा हुआ जो था, बचा हुआ कितना है? 100। ये बचा हुआ 100 रुपये मान लिया जाता था कि भैया ये उसकी इनकम है। अगर ये भी अगर वो कहीं और अप्लाई नहीं करता है तो इस 100 रुपये पे उसको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। क्या ये बात आपको समझ में आई? अब ये जो अमाउंट है, अब इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। कितने तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है? 85% तक। यानी इसके कहने का मतलब क्या है? पहले तो आपका पूरा 100 रुपये माइनस हो जाता था, पर अब अगर ए अगर बी ट्रस्ट को अगर 100 रुपये देगा तो ये नहीं माना जाएगा कि उसने 100 रुपये अप्लाई किया है, ये माना जाएगा कि 100 रुपये का 85% यानी 85 रुपीज़ का ही एप्लीकेशन हुआ है। गॉट इट एवरीवन? तो पहले 100 माना जाता था, अब कितना माना जाएगा? 85। यानी अब अप्लाई करना कितना बचा है? 115 रुपये अप्लाई करना बाकी है।
समझ में आया आप लोग को? फिर एक मन में सवाल आया कि लेकिन सर हमने तो सच में 100 रुपये दे दिया है, सच में 100 रुपये बी को दे दिया है, तो क्या हम लोग को 115 रुपये अपने जेब से 11/5 मोड्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा? क्या हमको 11/5 मोड्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा 115? तो यहाँ पे एक क्लैरिफिकेशन आया है। क्या आया है यहाँ पे? एक क्लैरिफिकेशन आया है, और वो क्लैरिफिकेशन ध्यान से सुनिए क्या बोलता है। क्लैरिफिकेशन ये बोलता है कि हमने जितना भी डीम्ड माना है कि आपने अप्लाई नहीं किया, जैसे हमने 85% तो अलाउ कर दिया, यानी 15% हमने डीम्ड मान लिया कि अप्लाई नहीं हुआ है। तो ये जो डीम्ड हमने माना है जो अप्लाई नहीं हुआ है, उतना पार्ट यानी 15 रुपये, ये 15 रुपये आपको 11/5 मोड में डालने की ज़रूरत नहीं है। इसको 11/5 मोड में डालने की ज़रूरत नहीं है। तो कितना डालना है अभी 11/5 मोड में? यानी ओनली 100 रुपीज़। 115 में 15 रुपये तो आपको बोल दिया गया, क्लैरिफाई कर दिया गया कि भैया इसको अपन डीम्ड नॉट अप्लाई मान रहे, डीम्ड नॉट अप्लाई मान रहे, तो बाकी बचा हुआ 100 रुपये आपको एप्लीकेशन मानना है। इज दिस क्लियर एवरीवन? आई होप इट इज क्लियर। तो पहले भी 100 रुपये आपको अप्लाई करना रहता था 11/5 में, अभी भी यानी 100 रुपये अप्लाई करना है, लेकिन हम पहले एप्लीकेशन कितना मान लेते थे 100, और अब अपन कितना मानेंगे 85। दैट इज द डिफरेंस। आई होप दैट डिफरेंस इज क्लियर एवरीवन एंड देयर इज नो डाउट। अब अपन आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये ट्रस्ट के तीनों चीज़ें हैं, आपको मैं ये दे दूंगा बिल्कुल, आप टेंशन मत लीजिए। तो ट्रस्ट की ये 3 बातें थी, और क्या क्या हुआ है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ये तो एक बड़ा मेजर अमेंडमेंट था ही, और भी मेजर अमेंडमेंट्स हुए हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि इंस्टीट्यूट ने सारे मेजर अमेंडमेंट्स डाले नहीं है, एक अमेंडमेंट तो डाल दिया, बाकी अमेंडमेंट उन्होंने छोड़ दिया है। टीडीएस से रिलेटेड दोस्तों 4 अमेंडमेंट आए हैं, एंड आई एम वेरी शॉक्ड कि इंस्टीट्यूट ये कैसे की, पता नहीं, इतना इरेस्पॉन्सिबल तो नहीं होना चाहिए, लेकिन उन्होंने 194A में अमेंडमेंट आया है वो भी नहीं डाला, 194 में अमेंडमेंट आया है वो भी नहीं डाला, 194I में अमेंडमेंट आया है वो भी नहीं डाला, और साथ ही साथ 194O में अमेंडमेंट आया है, उन्होंने सिर्फ ये वाला डाला है। ठीक है, तो मेरा ये काम है कि मैं आपको बाकी जो अमेंडमेंट इंस्टीट्यूट ने नहीं डाला है मैं वो आपको वो भी बता दूं। क्लियर है? हो सकता है इंस्टीट्यूट जो लेटेस्ट स्टडी मैट डाल रही हो, छाप रही हो, शायद उसमें वो डाल दे, तो जिन लोगों के पास पुराना स्टडी मैट है उनमें फिर 194A 194 194I वाला अमेंडमेंट दिखेगा नहीं। क्लियर हुआ आप लोग को? तो इसी वजह से मैं सारे अमेंडमेंट जितने भी एक साथ कवर कर रहा हूँ, अगर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो जाए तो उसके लिए माफ़ कर दीजिए। 194A के अंदर बेसिकली बच्चों क्या होता था, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज के ऊपर टीडीएस काटा जाता था। इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी के ऊपर टीडीएस कटता था, और वो जो रेट हुआ करता था वो हुआ करता था 10% का। गॉट इट? अब यहाँ पे 2023 से नरेंद्र मोदी सरकार ने एक नया पहल किया कि भैया वुमेन एम्पावरमेंट हम लोग को करना है, तो हम लोग एक सर्टिफिकेट लेकर आ रहे हैं जिसको बोलते हैं महिला, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, गलत नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट 2023। अब दोस्तों ये जो सर्टिफिकेट है ना, ये सर्टिफिकेट 2023 से है, जो कि 2 साल ही चलने वाला है, यानी इसका जो टाइम पीरियड है ये टाइम पीरियड 2 इयर्स का है, यानी 2025 में ख़त्म भी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया है कि फीमेल्स जो है ना, फीमेल्स या कोई भी और जो भी है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और वो जो इन्वेस्टमेंट वो कर सकते हैं दैट इज मैक्सिमम 2 लाख, 2 लाख रुपए तक आप यहाँ पे मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और आपको जो यहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा उस इन्वेस्टमेंट में, वो इंटरेस्ट मिलने वाला है आपको मैक्सिमम 40,000 का। कितने का मिलने वाला है? मैक्सिमम 40,000 का। इसका मतलब जैसे मान लीजिए आपने अगर 1 लाख डाला तो आपको इंटरेस्ट कम मिलेगा, आपने अगर 1.5 लाख डाला तो ज़्यादा मिलेगा, 2 लाख डाला तो पूरा 40,000 रुपये आपको इंटरेस्ट मिलेगा। फिर एक सवाल आया कि क्या सर इसके ऊपर भी टीडीएस कटेगा, तो यहाँ पे क्लैरिफाई किया गया है कि इसके ऊपर टीडीएस का ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होता। इज दिस क्लियर एवरीवन? ये वाले पर्टिकुलर स्कीम के ऊपर इस सर्टिफिकेट में अगर इंटरेस्ट मिल रहा है तो उसके ऊपर 194A नहीं लगेगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको पूरा पैसा मिलने वाला है, कोई टीडीएस नहीं कटने वाला। अब आ जाते हैं 194 और 194I में। आप लोग को बहुत अच्छे से मालूम है कि हमारे इंटरनेशनल टैक्सेशन बहुत ही तगड़ा है, हमारे एग्जाम में ना है ऐसा नहीं हो सकता। एक नया सेक्शन जो है वो डाला गया है, और वो सेक्शन है 197A(1)(f। इसी को 194 से भी जोड़ा गया है और इसी को 194I से भी जोड़ा गया है। ये बेसिकली है क्या? ये है IFSC यूनिट।
अब आईएफएससी यूनिट जो है वो एज अ पेयर डिविडेंड बांटती है और एज अ लेसी रेंट भी बांटती है। तो रेंट का जो टीडीएस है वो है 194 आई, डिविडेंड का जो टीडीएस है वो है 194। यहां ये बोला गया है, बहुत ही सिंपल सी बात बोली गई है कि अगर आईएफएससी यूनिट ने अगर डिविडेंड या रेंट दिया है तो ऐसे केस में टीडीएस का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। इसको मैंने बहुत सिंपल कर दिया है, ठीक है। अगर आप किसी और किताब में इसको देखने जाएंगे तो ये 1.5 से 2 पन्ने का है, पर इसका सार मैंने आपको बता दिया जो हमारे एग्जाम में काम आएगा कि जो डिविडेंड है, डिविडेंड अगर आईएफएससी यूनिट बांट रही है तो वहां पे टीडीएस एप्लीकेबल नहीं है, और अगर रेंट दे रही है तो वहां पे भी टीडीएस एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर हुआ? अब आते हैं 194 ओ में। 194 ओ इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट कर दिया अभी इंस्टीट्यूट ने कि मतलब करीब 5 या 6 पन्नों का उन्होंने इसका अमेंडमेंट डाला है। तो ऐसा शायद नहीं हो सकता कि अब ये ना पूछे, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, ठीक है। तो आप इसको ज़रूर देख कर जाएं। 194 ओ होता क्या है? ओ फॉर याद रख लीजिएगा ई कॉमर्स ऑपरेटर, ऑपरेटर ऑनलाइन, ऑनलाइन आपने शॉपिंग की तो वहाँ पे लग जाएगा 194 ओ। होता क्या था, जैसे मान लीजिए कोई भी एक नाम ले लीजिए, जैसे समीर नाम का आदमी है, ये क्या करता है, फ्लिपकार्ट से कोई सामान खरीदता है, फ्लिपकार्ट इसे घर में सामान दे देती है। कैसे सामान देती है? ये सेलर को बोलती है कि तुम मुझे सामान दो, मैं समीर को दे देता हूँ। अब समीर से ये मान लीजिए 1000 रुपये ले लेती है फ्लिपकार्ट। अब फ्लिपकार्ट क्या करेगी, अपना डिलीवरी चार्ज, कन्वीनियंस फी, ऐसा बहुत कुछ काटेगी, कमीशन वगैरह, मान लीजिए 50 रुपये काट लिया। अब ये कितने रुपए दे देगा सेलर को? 950 रुपये दे देंगे। अब सरकार बोलती है कि ये सेलर 950 रुपये कमाएगा और कमाने के बाद साल के एंड में हम लोग को पैसे देगा एज अ टैक्स के फॉर्म में। लेकिन अगर नहीं दिया तो हम कहाँ इसको पकड़ने जाएंगे? फ्लिपकार्ट तुम तो एक ही हो, सेलर तो पता नहीं इंडिया में लाखों हैं। तो एक काम करना फ्लिपकार्ट, जब तुम इस सेलर को पैसे दे रहे होगे तो एक काम करना, टीडीएस काट लेना। फ्लिपकार्ट ने बोला ठीक है, जो हुक्म मेरे आका। अब फ्लिपकार्ट की जिम्मेदारी है, ई कॉमर्स ऑपरेटर की जिम्मेदारी है कि वो टीडीएस काटे। किसकी जिम्मेदारी है? ई कॉमर्स ऑपरेटर की जिम्मेदारी है कि वो टीडीएस काटे। अब सवाल आता है टीडीएस कितना कटेगा? तो इसका इन्होंने आंसर दिया, सर रेट है 1%। कितना टीडीएस कटेगा? 1% से टीडीएस कटेगा। फिर एक सवाल आया कि कौन से अमाउंट पे कटेगा, ये 1000 पे टीडीएस कटेगा कि 950 पे? क्योंकि अगर 1000 पे कटेगा तो 10 रुपये कटेगा, और अगर 950 पे कटेगा तो 9.5 रुपये कटेगा। ऐसे केस में कंफ्यूजन क्रिएट होने लग गया कि किस पे काटे। सीबीआईसी ने इस पे क्लैरिफिकेशन दिया, और वो क्लैरिफिकेशन ये दिया कि आपको ग्रॉस अमाउंट पे काटना है। कौन सा अमाउंट पे काटना है? ग्रॉस अमाउंट पे आपको टीडीएस काटना है। इज दिस क्लियर? ना कि नेट अमाउंट पे। ये बात क्लियर हो गई। दूसरा, फिर एक सवाल और आया कि आप जो ये ग्रॉस अमाउंट कह रहे हैं, ये ग्रॉस अमाउंट में क्या क्या आएगा? तो इन्होंने बोला कि ग्रॉस अमाउंट में एक तो आ जाएगा आपका परचेज प्राइस या प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, या तो आप इसे परचेज प्राइस कह सकते हैं या तो इसे कह सकते हैं प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। मैं आपको बच्चों बहुत सिंपल करके बता रहा हूँ, जब मैं आपको सीएमए इंस्टीट्यूट का अमेंडमेंट का शीट दिखाऊंगा ना, आप मतलब बहुत नाखुश हो जाएंगे, ठीक है। कन्वीनियंस फी होता है, कन्वीनियंस फी भी आप ऐड कर दीजिए इसके अंदर, और डिलीवरी चार्जेस है, डिलीवरी चार्जेस भी आप ऐड कर दीजिए। अब जो आपके पास अमाउंट आएगा उस अमाउंट को बोलेंगे ग्रॉस अमाउंट, और उस पर आपको टीडीएस काटना है। तो हमारे यहाँ पे अगर इस केस को देखेंगे तो सेलर जो है, सेलर को अब यहाँ पे 950 नहीं मिलेगा, 1000 का 1% यानी 10 रुपये का टीडीएस कटेगा। तो 50 रुपये फ्लिपकार्ट ने रख लिया, 10 रुपये गवर्नमेंट के नाम से रख लिया, तो बचा कितना? बचा, अगर आप 10 रुपये और काट दे तो अब सेलर के पास जाएगा 940 रुपये। क्या ये बात आप लोग को समझ में आई? पहले 950 जाता था, पर अब जाएगा 940 रुपये। क्या यहाँ तक की बात क्लियर हुई आप लोग को? ठीक है, तो ये आ जाएगा ग्रॉस अमाउंट और इस पर आपको काटना है। 2-3 बातें और कर लेते हैं। बोला गया है कि क्या ये टीडीएस सभी के ऊपर एप्लीकेबल होगा, कोई गरीब आदमी बेचारा सेलर है उसके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा? तो बोला है 2 चीज़ याद रखिएगा, 2 लोग को हम एक्सेप्शन में डाल दिए। इंस्टीट्यूट ने एक ही एक्सेप्शन मेंशन किया है, पर एक्चुअली 2 एक्सेप्शन है। पहला, नॉन रेसिडेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर, उसको यहाँ पे काटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए आप लोग को मालूम है इक्वलाइजेशन लेवी 165 अगर एप्लीकेबल होता है तो यहाँ पे वो कवर होता है। और दूसरा, अगर आप इंडिविजुअल और एचयूएफ हो और आपका जो टोटल अमाउंट बनता है वो अगर 5 लाख से कम का बनता है तो आपको फिर टीडीएस, आपका टीडीएस यहाँ पे कटवाने की जरूरत नहीं है। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो ये सारी चीज़ें जो हैं 194 ओ के अंदर मैंशनड है। अब 2-3 केसेस हो गए इसके अंदर। पहला सवाल तो ये आया कि कौन सा ई कॉमर्स ऑपरेटर काटेगा। कई बार क्या होता था ना कि एक बायर होता था,
बायर का अपना ई कॉमर्स ऑपरेटर होता था, एक सेलर होता था, सेलर का अपना ई कॉमर्स ऑपरेटर होता था। तो जनरली ई कॉमर्स ऑपरेटर ऑफ बायर यूज टू कॉन्टैक्ट ई कॉमर्स ऑपरेटर ऑफ सेलर, एंड देन ई कॉमर्स ऑपरेटर ऑफ सेलर यूज टू कॉन्टैक्ट द सेलर। तो होता क्या था कि सवाल ये था कि ये वाला काटेगा कि ये वाला काटेगा, कौन सा काटेगा, बायर वाला कि सेलर वाला। तो यहाँ पे क्लैरिफिकेशन आया और बोला गया कि सेलर वाला यहाँ पे लायबल होगा। फिर एक और सवाल आया मन में कि कई बार क्या होता है कि जो सेलर होता है ना, सेलर के बीच में दो ई कॉमर्स ऑपरेटर होते हैं। जैसे ये बायर है, बायर ने कॉन्टैक्ट किया कि ई कॉमर्स ऑपरेटर को, ये बायर का ई कॉमर्स ऑपरेटर है। फिर इसने कॉन्टैक्ट किया एक दूसरे ई कॉमर्स ऑपरेटर को जो कि सेलर का है, लेकिन उसने एक और ई कॉमर्स ऑपरेटर को कॉन्टैक्ट किया, तो इसको हम नाम दे देते हैं F2, इसका नाम दे देते हैं F1। ठीक है, ये सेलर के पास ही जा रहे हैं धीरे धीरे करके, और अल्टीमेटली ये पहुंच गया सेलर तक। लेकिन सवाल ये आ रहा है कि अब कौन करे, तो जवाब है आखिरी वाला। तो ये जो चेन बनती है, बस इतना याद रखिएगा, इस चेन में जो आखिरी ई कॉमर्स ऑपरेटर रहेगा सिर्फ वही लायबल होगा टीडीएस काटने को। तो ये जो दो मैंने डब्बे बनाए, ये दो डब्बे वाले लोग जो होंगे ये लायबल होंगे ई कॉमर्स ऑपरेटर टीडीएस काटने को। यहाँ तक देख लीजिए, ये पूरा का पूरा ई कॉमर्स ऑपरेटर का जो यहाँ पे आया था ये उसके ऊपर बात है। इसके अंदर डिस्काउंट को लेके भी बात की गई है, पर मुझे नहीं लगता वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं उसको इग्नोर कर दे रहा हूँ। एक डिस्काउंट और परचेज रिटर्न, दो ऐसे टॉपिक छोटे छोटे और हैं, पर वो इतने खास नहीं है कि आप उसके ऊपर ध्यान दें। ठीक है, तो वो दोनों टॉपिक आप छोड़ सकते हैं बिल्कुल। अब एक और अमेंडमेंट जो है वो भी मैं आपको कवर करा देता हूँ, दैट इज़ रिलेटिंग टू वेरिफिकेशन। इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने के बाद आपको पता है कि वेरिफिकेशन करवाना पड़ता था। वेरिफिकेशन का टाइम लिमिट जो पहले हुआ करता था वो था 120 डेज, अब ये खत्म हो गया है और अब ये हो गया है 30 डेज। क्लियर हो गया? तो इतना बस आपको याद रखना है, उसके लिए भी इंस्टीट्यूट ने एक पेज का पूरा वो डाला हुआ है। बस आप इतना याद रखिए कि वेरिफिकेशन पहले 120 डेज का था, अब कितना हो गया, 30 डेज का हो गया। तो ट्रस्ट और 194O टीडीएस वगैरह के अंदर थोड़े ज़्यादा बड़े अमेंडमेंट थे, वो मैंने आपको बता दिए। महिला सम्मान वाला मैंने आपको बता दिया। कुछ अमेंडमेंट और है जो रिलेटिंग टू सेक्शन नंबर 139 है, ए है, बेसिकली पैन से रिलेटेड जो है वो है। तो पहले क्या था कि जो आपका पैन था वो डोमेस्टिक कंपनी के लिए मैंडेटरी नहीं था, पर उसको विड्रॉ कर दिया गया है। यानी आसान भाषा में अगर मैं कहूँ तो अब डोमेस्टिक कंपनी के लिए पैन लेना मैंडेटरी हो चुका है। क्या हो चुका है दोस्तों? मैंडेटरी हो चुका है। अगर मैं बात करूँ फॉरेन कंपनी की, तो फॉरेन कंपनी के केस में बोला गया है कि मान लीजिए कि अगर आपके पास पैन नहीं है और मान लीजिए कि आपका इंडिया में कोई टैक्सेबल इनकम भी नहीं है, ना ही पैन है ना ही कोई टैक्सेबल इनकम है, ऐसे केस में आपको पैन लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आप इंडिया के आईएफएससी बैंकिंग यूनिट में, आईएफएससी कहाँ पे? हमारा गिफ्ट सिटी, आप लोगों ने लॉ के अंदर पढ़ा होगा अच्छे से। आईएफएससी बैंकिंग यूनिट में अगर या तो आप अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं या आप फिक्स डिपॉजिट कराना चाहते हैं जिसमें सिंगल पेमेंट इक्वल टू और मोर देन 50,000 होगा या एग्रीगेट में इक्वल टू और मोर देन 5 लाख रुपए होगा, तो वहां पे फिर आपको एक फॉर्म भरने की आवश्यकता है बस, एंड द नेम ऑफ दैट फॉर्म इज फॉर्म नंबर 60। फॉर्म का नाम क्या है? फॉर्म नंबर 60। क्या ये भी सर हमारे इसके अंदर कवर्ड है? द आंसर इज नो, कवर्ड नहीं है। गॉट इट? दूसरा एक और अमेंडमेंट आया है, वैसे तो ये इंस्टीट्यूट ने अपने स्टडी मैट में डाल दिया है, बट फिर भी कई लोग ऐसे हैं जो स्टडी मैट पुराना वाला पढ़ते हैं, तो मैं उनके लिए बता दे रहा हूँ कि अब जो सीएमए है वो रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए? इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए। तो पिछले बार तो क्वेश्चन आया नहीं, हो सकता है इस बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। गॉट इट एवरीवन? तो जितने अमेंडमेंट है सारे अमेंडमेंट के बारे में मैंने तो बहुत ही अच्छे तरीके से नोट्स बना दिया है यहाँ पे। आपको ये बहुत ही छोटा सा प्यारा सा नोट है, काम आ जाएगा। अब मैं आपको इंस्टीट्यूट का जो ह्यूज नोट्स है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये है पहला गाइडलाइन 194O को लेकर इन्होंने दिया है। 1% का रेट लगता है ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के ऊपर जब सेल ऑफ गुड होता है। ठीक है, लेकिन एग्जाम्पशन दिया गया है किसको? इंडिविजुअल्स को और एचयूएफ को, फुलफिलिंग सर्टेन कंडीशन। अब कम से कम इनकी ये जिम्मेदारी थी कि एक कंडीशन तो बता देते, तो कंडीशन भी इन्होंने नहीं बताया। वो कंडीशन आप याद रख लीजिएगा कि 5 लाख से कम का इनका सेल है। ठीक है, अब कुछ नहीं कर सकते उन्होंने अगर नहीं बताया तो। आगे कुछ गाइडलाइन इन्होंने दी है कि अगर मल्टीपल ई कॉमर्स ऑपरेटर है, जैसे मेरे एग्जांपल में था ना कि बायर की तरफ से भी था, सेलर की तरफ से भी था। ठीक है, कहाँ गया ये वाला?
तो बायर की तरफ से भी है, सेलर की तरफ से, तो मल्टीपल ई कॉमर्स ऑपरेटर, तो लास्ट में जो खड़ा रहता है वो पे करता है, उसी से रिलेटेड इन्होंने पूछा है। तो ये देख लीजिए सिचुएशन नंबर 1, एक बायर है, एक बायर के साइड का इको है, एक सेलर के साइड का इको है, और फिर सेलर है। तो ये जो सेलर के साइड का इको रहेगा वो लायबल रहेगा यहाँ पे टीडीएस को पे करने के लिए। गॉट इट एवरीवन? तो ये देखिए दिया भी है कि कंप्लायंस जो होगा वो कौन करेगा, सेलर साइड का इको करेगा। गॉट इट एवरीवन? कौन से पे करेगा, ग्रॉस अमाउंट पे करेगा, जो कि आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है। सिचुएशन नंबर 2, अगर एक ही ट्रांजैक्शन के अंदर सेलर साइड के भी मल्टीपल ई कॉमर्स ऑपरेटर है तब क्या होंगे। तो ये देखिए बायर है, ई कॉमर्स 1 है, ई कॉमर्स 2 है, सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही है, तो फिर ये जो आखिरी में खड़ा है ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, लायबल हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि यहाँ पे कौन लायबल होगा, ई कॉमर्स ऑपरेटर 2 लायबल होगा। अगेन कौन सा अमाउंट पे कटेगा, ग्रॉस अमाउंट पे कटेगा। फिर एक और सवाल आता है कि भैया ये जो ग्रॉस अमाउंट है, ग्रॉस अमाउंट का मतलब क्या है। तो इन्होंने इसके अंदर देखो लिखा है, आगे कहीं लिखा होगा, एक सेकंड में देख लेता हूँ, ये रहा कि कोई लॉजिस्टिक, शिपिंग, पैकेजिंग, ये सारा आपको ऐड करना है। कोई कन्वीनियंस फी अगर आप चार्ज करते हैं, कोई कमीशन अगर आप चार्ज करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको लेनी है। मैंने आपको ऑलरेडी फार्मूला बना के दिया हुआ है। तो इन्होंने भी वही किया हुआ है कि 100 रुपये का सामान है, उसमें पैकिंग है 5 रुपये का, शिपिंग है 10 रुपये का, कन्वीनियंस है 3 रुपये का। तो ये 10 में 5, 10, 2, आगे 1 रुपये और चार्ज किया जा रहा है, वो सब ऐड होगा। यानी जब आप ग्रॉस निकाले, ग्रॉस अमाउंट जब आप निकालते हो तो ग्रॉस अमाउंट में सब कुछ ऐड होता है। जो प्राइस है वो भी ऐड होगा, कन्वीनियंस फी भी ऐड होगा, आपका डिलीवरी चार्जेस भी ऐड होगा, अगर कोई और फीस है तो वो भी ऐड होगा। सब कुछ ऐड करने के बाद आपका ग्रॉस अमाउंट आता है। सरकार तो चाहेगी ना ज़्यादा से ज़्यादा टीडीएस काटना आफ्टर ऑल। ठीक है, जब मल्टीपल होंगे तो अगेन सेलर साइड वाला ही लायबल होगा। अगेन वही बात बोली है इन्होंने। ये इसके अंदर इन्होंने जीएसटी के बारे में बात की है, तो क्या जीएसटी इंक्लूडेड होगा या नहीं। तो हमेशा एक बात याद रखना बच्चों, ये बहुत कम लोग को पता रहता है, वैसे बहुत बेसिक बात है कि टीडीएस जब भी होगा तो उसमें जीएसटी कभी भी इंक्लूड नहीं करते। आप लोग मान लीजिए अगर 100 रुपये का अमाउंट है, उस पर 18% का जीएसटी है, तो 118 रुपये हो गया है ना। पर ये 118 पे आपको नहीं लेना है, टीडीएस आपको किस पे लेना है, 100 पे ही लेना है। तो नेवर इंक्लूड जीएसटी इन द ग्रॉस अमाउंट, जीएसटी को कभी इंक्लूड नहीं करते। लेकिन टीसीएस में जस्ट उल्टा है, टीसीएस जब आप लेंगे तो हमेशा जीएसटी अमाउंट को इंक्लूड करेंगे। ये बात भी बहुत लोग को शायद नहीं पता होगी, मुझे बताइएगा अगर किसी को नहीं पता था और अभी पता चला तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, खुशी होगी मुझे। ये देखिए इन्होंने लिखा है कि 194Q हो या टीडीएस का कोई भी सेक्शन हो, वहाँ पे कभी भी जीएसटी को ऐड नहीं करते। क्लियर हुआ? 194Q किससे रिलेटेड है, जब आप बल्क में सामान खरीदते हैं, 50 लाख से ज़्यादा का सामान खरीदते हैं किसी सेलर से इन अ फाइनेंशियल ईयर, तब आपका 194Q लगता है। किसी भी टीडीएस का सेक्शन उसमें जीएसटी को कभी भी ऐड नहीं करते। क्लियर हुआ? तो देखो इन्होंने इतना सारा मतलब एकदम चेप दिया है बच्चे को कि बच्चा पूरा पूरा पढ़ के रखे। परचेज रिटर्न जो होगा उसको एडजस्ट कर दिया जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया है। ठीक है, परचेज रिटर्न को एडजस्ट किया जाता है। चलिए, आईटीआर वी जो है टाइम लिमिट ऑफ वेरिफिकेशन, पहले कितना दिन हुआ करता था 120, जिसको कम करके 30 डेज कर दिया है, वही यहाँ पे बोला है कि 30 डेज का है। बाकी ये पूरा का पूरा आप लोग के स्टडी मैट में पहले से था कि कर्नाटका में भेजा जाता है। अब हर जगह जहाँ जहाँ 120 था वहाँ वहाँ पे 30 कर दिया है, तो उसको उन्होंने लिखा है। इसके अलावा आईएफएससी के अंदर आप लोग को मालूम होगा कि भले डिविडेंड हो या कुछ भी हो, वो सारी चीज़ों के ऊपर टीडीएस नहीं लगता, उसको इन्होंने टच नहीं किया, ये दूसरी चीज़ के ऊपर इन्होंने डाला है। पर उनका टीडीएस वाला प्रोविजन मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। इंटर ट्रस्ट में मैंने आपको बताया कि 85% इनको क्या करना रहता है, अप्लाई करना रहता है। 15% इनको छोड़ देते हैं, एटलीस्ट 85% को क्या बोला जाता है कि आप अप्लाई करो। तो जब ये लोग 85% अप्लाई करने जाते हैं ना, तो कई बार ये लोग डोनेशन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, डोनेशन। तो उसके अंदर इन्होंने प्रोविजन डाला है कि अगर आप इंटर स्टेट में डोनेशन करोगे तो ऐसे केस में हम आपका सिर्फ 85% ही अप्लाइड मानेंगे, सिर्फ ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ 85%, सिर्फ 85% अप्लाइड मानेंगे, पूरा अप्लाइड हम नहीं मानेंगे। उसी के ऊपर इन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है, जहाँ पे ट्रस्ट वन जो है, ट्रस्ट वन की इनकम कितनी है, 300 रुपये। तो अप्लाई इनको कितना करना है, 85% अप्लाई करना है। ये अमाउंट भी देखो इन्होंने गलत निकाला हुआ है। मैं क्या तारीफ करूं इंस्टीट्यूट की, ठीक है, मैं कुछ बोल दूंगा तो लोग बुरा मान जाएंगे, लेकिन आप देखिए 300 का 85% जो होता है वो 255 होता है, ना कि 225। तो 255 रुपये आपको अप्लाई करना है। आगे क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है कि डोनेशन कर दिया है हमने, कितने रुपए का डोनेशन किया है, 100 रुपीज़ का।
तो 100 रुपीज़ का डोनेशन किया, लेकिन क्या 100 रुपीज़ एप्लीकेशन मानेंगे क्या? नहीं, हम 85% ही अप्लाई मानेंगे। तो 100 का 85% हो जाता है 85 रुपीज़। तो 255 में से 85 रुपीज़ माइनस कर दीजिए, यानी अब आपको अप्लाई करना कितना बचा हुआ है? 170 रुपये आपको अप्लाई करना बाकी है। राइट एवरीवन, अभी आपको 170 रुपीज़ अप्लाई करना बाकी है। इनकम आपकी कितनी बची है? 300 रुपये आपको मिले थे, 100 रुपये तो आपने डोनेट कर दिया, तो आपके पास इनकम कितनी बच गई? 200 रुपये। क्लियर हो गया? अब आपको मालूम है कि 15% तो हम आपका मार्जिन देकर चलते हैं, तो दैट इज द रीज़न कि भैया जो 200 रुपीज़ बचा हुआ है, उस 200 का 15% यानी कितना हो जाता है? 30 रुपीज़। ये रिमेनिंग इनकम जो होगा, ये आप एक्यूमुलेट करके रख सकते हैं। क्या करके रख सकते हैं? एक्यूमुलेट, यानी जमा करके रख सकते हैं। बाद में अगर आपको खर्चा करना होगा तो आप कर दीजिएगा। क्लियर हुआ? और यही वो 30 रुपीज़ है जो आपको 11/5 के मोड में डालना है। गॉट इट एवरीवन? यही वो 11/5 के मोड में डालना रहेगा। दैट्स इट। 12 पेज का अमेंडमेंट था, 12 पेज कंप्लीट हो गए। अब अगर आपको ये शीट चाहिए होगा, मैं आपको शीट प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग एक छोटा सा काम बस करना है, आपको अपना नाम और अपना सिटी ये मुझे मैसेज कर दीजिएगा इस नंबर पे। मैं आपको ये वाला जो शीट है ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। मतलब ये आप इंस्टीट्यूट से डाउनलोड तो कर ही सकते हैं, IFMI की वेबसाइट में आप सप्लीमेंट्री करके डालेंगे तो आपको मिल जाएगा। और ये जो मैंने नोटिंग्स किए, ये नोटिंग्स के साथ मैं आपको ये वाला जो PDF है ये भेज दूंगा। तो जो भी चार्ट वगैरह मैंने बनाया उसका भी आपको हेल्प मिल जाएगा। जहाँ जहाँ मैंने जो जो मार्क किया है आपको सीधा वो दिख जाएगा। तो इंस्टीट्यूट ने क्या किया, एक चीज़ कि उन्होंने पूरा का पूरा जो भी आया था उसको पूरा इन्होंने डाल दिया। मतलब उनको कट शॉर्ट करके जो मेन चीज़ें थी वो डालना चाहिए था, ताकि बच्चे का टाइम बच जाए। पर ठीक है, इंस्टीट्यूट ने सोचा हो ना हो, हमने कोशिश की है, मैंने कोशिश की है कि आपको शॉर्ट में जितना भी अमेंडमेंट है वो सारे कवर करा दूं, ताकि जब आप एग्ज़ाम देने जाएं तो कुछ भी नया ना हो, जो भी हो सब कुछ पहले से कवर हो। ठीक है? कुछ बुरा लगा हो तो माफ़ी, कुछ अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।